प्रकृति में प्रत्येक कार्य स्वचालित होता है क्योंकि इसकी व्यवस्था इस प्रकार से निर्धारित की गई है। प्रत्येक ऋतु में हमें एक भिन्न मौसम एवं जलवायु का अनुभव होता है। हमें प्रत्येक ऋतु में उसके अनुसार फल एवं फूलों की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रत्येक कार्य होना चाहिए और वह भी सहजता के साथ। हमें किसी भी कार्य को करने में किसी भी प्रकार की चुनौती यदि बार बार उत्पन्न होती है तो वह कार्य उचित अर्थों में निर्धारित नहीं किया गया है एवं उसकी योजना में त्रुटि है। स्वचालित व्यवस्था किसे कहा जाता है, इस अध्याय की यात्रा में आप यही समझेंगे। इस यात्रा में आप इस विधि को किस प्रकार से उपयोग में लेकर आ सकते हैं, यह भी समझाया गया है। तो चलिए यात्रा को प्रारंभ करते हैं। अध्याय 12 ऑटो पायलट। प्रत्येक कार्य को प्रारंभ करने के उपरांत एक ऐसी गति प्राप्त हो जानी चाहिए कि वह स्वतः ही आगे बढ़ता चला जाए। एक बीज जब धरती में बोया जाता है तो उसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। समय बीतने के साथ साथ वह अंकुरित होता है और एक नन्हे से पौधे के रूप में धरती के बाहर प्रकट हो जाता है। इस अवधि से उसे पानी, धूप एवं शुद्ध हवा की सहायता से बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। धीरे धीरे यह पौधा एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित होने लगता है। वृक्ष के रूप में यह अपनी जड़ों को इतना गहरा लेकर जाता है जिससे यह स्वावलंबी बन सके। एक बार जड़ और धरती की नमी का मिलन होने के उपरांत वृक्ष अपनी सारी क्रियाएं स्वतः ही करने लगता है। बीज का जो गुण होता है वह वृक्ष के माध्यम से फलीभूत होने लगता है। ऋतु के अनुसार वृक्ष फूल एवं फल प्रदान करता है। जिस माली अथवा किसान ने इसकी सुरक्षा एवं देखभाल की होती है वह अब इसका भरपूर लाभ उठाता है। अब जिस प्रकार से यह वृक्ष किसान को लाभान्वित करता है उसे ही सही अर्थों में स्वचालित व्यवस्था अथवा ऑटो पायलट के रूप में जाना जाता है। बीज को जिस रूप में प्रकृति से प्रेम होता है वह उसी कार्य को वृक्ष के रूप में करता रहता है और स्वचालित तरीके से अपने गुणों को प्रकृति के साथ साझा करता रहता है। ठीक इसी प्रकार हम सभी के जीवन में भी हमें वही करना चाहिए जिसको हम वास्तव में प्रेम करते हैं। ऐसा कार्य करते हुए हम तन और मन से सरल रहते हैं। यह सरलता हमारे जीवन में सदैव सफलता को प्रस्तुत करती रहती है। प्रत्येक कार्य योजना के अंतर्गत एक कार्य प्रणाली को विकसित किया जाता है जिसमें मानव अथवा मशीन को इस प्रकार से स्थापित किया जाता है जिससे प्रणाली के द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति अर्जित की जा सके। प्रणाली के कार्य करने की अवधि में कार्य क्षेत्र एवं क्षमता को सुनिश्चित किया जाता है। कार्य योजना के प्रारंभ होने से पूर्व ही प्राप्ति का एक आकलन किया जाता है जो उसकी समय सीमा को सुनिश्चित करता है। यदि प्राप्ति अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो रही होती है तो योजना की अवधि को भी बढ़ाया जाता है। प्रत्येक योजना मुख्य तौर पर एक प्रणाली के रूप में इस प्रकार विकसित की जाती है जिससे उसके द्वारा प्राप्ति बिना किसी व्यवधान के पूरी होती रहे। इस व्यवस्था को ही स्वचालित व्यवस्था कहा जाता है। प्रणाली में कार्य कर रहे सभी लोग अपने अपने कार्य से प्रेम करते हैं और उपलब्ध तकनीक का भी भरपूर उपयोग करते हैं। यदि कोई भी कर्मचारी कार्य प्रणाली के साथ अधूरे मन से कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में प्राप्ति बाधित हो जाती है। ऐसी स्थिति में या तो कार्य योजना को बंद कर दिया जाता है या फिर पुनः निर्माण करने के लिए योजना को ही बदल दिया जाता है। प्रकृति का वास्तविक अर्थ सरलता, प्रेम और विश्वास होता है। हमारी प्रकृति प्रत्येक कार्य को बहुत सहजता के साथ करने में सक्षम होती है। यदि किसी भी कारणवश प्रकृति की कार्य प्रणाली में बाधा उत्पन्न होती है तो प्रारंभिक स्तर पर तो प्रकृति बाधा के साथ ही कार्य करती चली जाती है, परंतु एक निश्चित सीमा के उपरांत वह बाधा को झेल नहीं पाती है।
ऐसी स्थिति में एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो जाता है जो उस पूरी व्यवस्था को ही ध्वस्त कर देता है। यदि हम इतिहास पर अपनी दृष्टि को दौड़ाते हैं तो बहुत सहजता से ही हमें कई उदाहरण प्राप्त हो सकते हैं जिनमें प्रकृति का तांडव प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। प्रकृति अपनी छवि को 3 आयामों में उपयोग में लेकर आती है। पहला स्वयं प्रकृति, दूसरा प्रकृति की रचना एवं तीसरा प्रकृति के रचयिता। प्रकृति के रूप में संपूर्ण वनस्पति जगत कार्य करता है। रचना के रूप में सभी पशु पक्षी एवं जीव जंतु अपना अपना कार्य एक निश्चित नियमावली के अंतर्गत करते हैं। मानव प्रकृति पर रचयिता के रूप में कार्य करता है। मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड से प्राप्त ऊर्जा को संकेतों के माध्यम से समझता है, जिसके उपरांत वह उनको एक स्वरूप देने का विशेष कार्य करता है। उसकी यही विशेषता प्रकृति में उसे एक विशेष स्थान प्रदान करती है, किंतु वह अपनी विशेषता को भली भांति पहचान नहीं पाता है और अत्यधिक परिश्रम के साथ अपने कार्य को परिणाम देता है। परिश्रम करना सदैव लाभकारी हो, यह आवश्यक नहीं होता है। किसी भी कार्य को यदि सहजता के साथ प्रारंभ किया जाए और सहज भाव से उसका निर्माण किया जा सके तो इसे ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस सहजता को प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु इसका सूत्र हमारे पास उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक मानव एक परिवार रूपी संगठन में रहता है। उसका परिवार जिस स्थान पर रहता है उसे उसका निवास कहा जाता है। अपने परिवार एवं निवास स्थान की प्रतिदिन की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए उसे बाजार रूपी मंच से संसाधनों की व्यवस्था करनी होती है। समय, काल एवं परिस्थिति के अनुसार व्यवस्थाओं के लिए ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों का उपयोग वह करता है। इन स्रोतों में मुख्य रूप से अर्थ अर्थात मुद्रा का विशेष स्थान होता है। इस मुद्रा को प्राप्त करने के लिए मानव किसी न किसी व्यवसाय अथवा आजीविका को उपयोग में लेकर आता है। अपने इस कार्य से उसे अर्थ रूपी ऊर्जा की प्राप्ति भी होती है। मानव मस्तिष्क जब किसी कार्य को करना प्रारंभ करता है तो वह उसके लिए एक नए मार्ग का निर्माण करता है, किंतु धीरे धीरे वह उस कार्य के प्रति समर्पण भाव से जुड़ जाता है और एक लंबे समय तक उसी दिशा में कार्य करने हेतु अपना श्रम उपयोग में लाता है। मानव मस्तिष्क अपने उस कार्य को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानकर सहज भाव से करता रहता है, परंतु यदि किसी कारणवश उससे उसका वह कार्य छीन लिया जाए तो वह मानसिक रूप से अत्यधिक व्यथित हो जाता है। मूल रूप से प्रत्येक मानव का उद्देश्य जीवन में सहजता और सरलता का समावेश करना होता है, परंतु समय के बदलाव के साथ साथ सदैव यह संभव नहीं हो पाता है। मानव को स्वयं के भीतर नवीनीकरण लाना अनिवार्य होता है, किंतु जब वह एक निश्चित समय अवधि तक किसी कार्य के साथ अपने जीवन को स्थापित कर लेता है तो उसके लिए परिवर्तन कर पाना सहज नहीं होता है। सारांश में यदि कहा जाए कि परिवर्तन को स्वयं में स्थापित न करने के कारण ही मानव जीवन में अत्यधिक परिश्रम कर रहा है। अत्यधिक परिश्रम करने के उपरांत भी मानव लगातार संघर्ष में ही जीवन जीने के लिए बाध्य हो चुका है, परंतु इसका भी एक सरल हल उसके पास उपलब्ध है, जिसके द्वारा वह अत्यंत सरल भाव से प्रकृति के द्वारा दिए गए गुणों का उपयोग करना सीख सकता है। यह सहज भाव हमारे देश में प्राचीनतम जीवन शैली का एक अभिन्न अंग था, परंतु समय, काल एवं परिस्थिति ने इसे एक नवीन योजना के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। जब कभी भी एक समाज का निर्माण किया जाता है तो समान बौद्धिक स्तर वाले लोग एकत्र होते हैं। ऊर्जा का एक नियम होता है कि वह सदैव प्रवाह की स्थिति में रहती है, अर्थात समाज के रूप में एक ऐसी प्रणाली का गठन होता है जो संबंधित क्षेत्र में ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करता है।
इसका एक जीवंत उदाहरण हमारे धार्मिक स्थल होते हैं। हमारा प्रत्येक धार्मिक स्थल हमारे लिए शांति एवं स्थिरता का प्रतीक होता है। प्रत्येक धार्मिक स्थल प्रत्येक समुदाय के लोग उपयोग में लेते हैं। एक समुदाय का धार्मिक स्थल दूसरे समुदायों के द्वारा भी सम्मान का प्रतीक होता है। प्रकृति में ऊर्जा का प्रवाह दो दिशाओं की ओर सदैव रहता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसका एक जीवंत उदाहरण है। जिस भी स्थल में आकर्षण का भाव अधिक होता है वह सरलता से अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अधिकांश लोग अपने अवकाश का आनंद लेने के लिए किसी ऐसे स्थान पर भ्रमण करने का प्रयास करते हैं जहां पर वातावरण शुद्ध हो एवं वहां पर शांति का अनुभव किया जा सके। अधिकांश धार्मिक स्थलों को पर्वतीय क्षेत्रों में निर्मित किया गया था। इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर वैज्ञानिक तथ्य छिपा हुआ है। जिस क्षेत्र में पर्वतों की संख्या अधिक होती है वहां पर ऊर्जा का क्षेत्र भी अधिक विकसित होता है। ऊर्जा का क्षेत्र सामान्य तौर पर शीतलता का भाव अधिक प्रस्तुत करता है। हमारे कहने का सार केवल इतना ही है कि जिस स्थान पर ऊर्जा सकारात्मक भाव में अधिक उपस्थित होती है हमारा मानसिक खिंचाव भी वहां अधिक ही रहता है। जब एक समाज का गठन होता है तो उसमें मुख्य तौर पर इसी बिंदु का ध्यान रखा जाता है। समाज को सुव्यवस्थित करने के उपरांत इसमें संसाधनों की व्यवस्था करने हेतु एक प्रणाली का निर्माण किया जाता है। इस प्रणाली के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधन खरीदता अथवा बेचता है। प्रत्येक व्यक्ति वस्तुओं के लेन देन का एक विशेष अवयव होता है। एक ग्राहक के रूप में जहां वह वस्तुओं का उपयोग करता है तो वहीं दूसरी ओर एक विक्रेता के रूप में उन्हीं वस्तुओं को समाज के पास पहुंचाने का कार्य भी करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत वह सरलता से धन अर्जित करता हुआ अपने जीवन को स्वस्थ रख सकता है। प्रत्येक समाज में मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति करना प्राथमिक लक्ष्य होता है। इन आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए एक विशेष व्यवस्था बनाई जाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत उपभोक्ता को आवश्यक सामग्री बाजार के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। बाजार में यह सामग्री उत्पादक के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। क्योंकि प्रत्येक उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की सामग्री को एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत खरीदता ही है, इसलिए वह उसे एक नए विकल्प के रूप में भी उपयोग कर सकता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी उपभोक्ता एक नई प्रणाली के अंतर्गत न केवल अपने उत्पाद को खरीद लेते हैं अपितु अन्य लोगों से भी उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब एक ग्राहक के माध्यम से उत्पादक को कई ग्राहक मिलने प्रारंभ हो जाते हैं तो उत्पादक उस ग्राहक को कई प्रकार से लाभान्वित भी करता है। इसमें प्राथमिक स्तर का लाभ आर्थिक रूप से देखा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी ही व्यवस्था होती है जिसमें ग्राहक को न केवल अपने उत्पाद को खरीदते समय आर्थिक छूट का लाभ मिलता है अपितु यदि वह कुछ ग्राहकों को नामांकित करता है तो उसके द्वारा भी उसे लाभ प्राप्त होता है। भारत में यह प्रणाली एक लंबे समय से कार्य कर रही है किंतु सरकारी स्तर पर इसे मान्यता 28 दिसंबर 2021 को प्राप्त हुई है। आज मूल रूप से प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि वह सदैव अपने आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके जिसके लिए वह प्रयास भी करता रहता है। किंतु यदि किसी प्राकृतिक आपदा के चलते उसके आर्थिक समीकरण बिगड़ने लगते हैं तो वह चिंतित होने लगता है। एक सामान्य व्यक्ति मूल रूप से आर्थिक समीकरणों को नहीं जानता है। परिणाम स्वरूप वह अधिकांश आर्थिक रूप से पीड़ित ही रहता है। आर्थिक स्थिरता मूल रूप से उसे जीवन पर्यंत प्राप्त नहीं हो पाती है क्योंकि एक निश्चित समय अवधि के उपरांत उसे अपनी आजीविका के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिल पाती है।
चाहे कोई किसी भी क्षेत्र में कार्य क्यों न करे, शरीर की दुर्बल अवस्था होने के कारण वह अपने आप को आर्थिक दृष्टि से कमजोर ही अनुभव करता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जो हमें एक समय अवधि के उपरांत हर प्रकार से आर्थिक लाभ प्रदान करने में सक्षम हो जाता है। हमें केवल इस व्यवसाय को समझते हुए आगे बढ़ना है। मान लीजिए कि आपके सामने दो विकल्प रखे जाते हैं। पहला, आपको रुपए 1 करोड़ एक साथ प्रदान किए जाएं, एवं दूसरा जिसमें आपको 1 रुपए से प्रतिदिन प्रारंभ करके रोज इस राशि को दोगुना किया जाए। एक अच्छा गणितज्ञ सदैव दूसरे विकल्प का ही चयन करेगा। यदि 1 रुपया प्रतिदिन दोगुना होता चला जाए तो यह राशि मात्र 30वें दिन ही 53 रुपए करोड़ से अधिक बन जाएगी, अर्थात 54 रुपए करोड़, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी धनराशि कही जा सकती है। परंतु इसके लिए एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यदि हम उस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे जीवन में जीवंत अवस्था में ही आर्थिक सुख प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही हमारे जाने के उपरांत यह धनराशि बढ़ते हुए क्रम में हमारे परिवार को प्राप्त होती रहती है। आप चाहे जिस भी व्यवसाय में कार्य क्यों न कर रहे हों, किंतु आपके जाने के उपरांत उस व्यवसाय को एक नए सिरे से सीखना एवं प्रारंभ करना ही होता है। अधिकांश यदि आप तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहे हों तो आपके जाने के उपरांत आपके इस व्यवसाय को कोई नहीं कर सकता। यदि आप एक उच्च सरकारी पद पर आसीन हो तो आपके सेवानिवृत्त होने के उपरांत परिवार में किसी को भी वह पद प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु उसके उपरांत भी आपके व्यक्तिगत एवं पारिवारिक खर्चे उसी प्रकार से चलते रहते हैं जैसी व्यवस्था आपने बना रखी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बार आपको व्यवस्था के साथ जुड़ना होता है एवं उस व्यवस्था को सीखते हुए स्वयं के लिए व्यवस्था बनानी होती है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे आप एक स्वचालित व्यवस्था का निर्माण करने में सफल हो जाते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था बन जाती है जिसके अंतर्गत आप अपने संपर्क के माध्यम से कुछ लोगों को व्यवस्था में जोड़ते हैं। ठीक यही कार्य सभी लोग अपने अपने स्तर पर करते हैं। ऐसा करने से सर्वप्रथम आप एक नेटवर्क रूपी समूह का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप एक संगीतकार हैं और आप एक ऐसे दल का निर्माण करना चाहते हैं जो आपके समान ही संगीत का आनंद लेना चाहता हो। अब यदि आप एक समान रीति से अपने समान संगीत प्रेमियों का समूह बनाते हैं तो आप संगीत का आनंद तो प्राप्त करेंगे ही, किंतु आप सभी के लिए एक आर्थिक व्यवस्था की भी आवश्यकता होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सभी का एक व्यक्तिगत जीवन होता है जहां पर आनंद के साथ साथ और कई प्रकार का कार्य करना होता है। व्यक्तिगत स्तर पर हम सभी लोग किसी न किसी रोजगार से जुड़े होते हैं और वहां से आर्थिक धन लाभ भी प्राप्त करते हैं। हम प्रत्येक व्यवस्था को साथ में लेते हुए अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने की चेष्टा करते रहते हैं। समय के अभाव के कारण हम अपनी रुचि के लिए समय निकालने में असमर्थ भी हो जाते हैं, क्योंकि हम सभी के लिए प्राथमिक स्तर पर हमारा रोजगार होता है, इसलिए हमारी रुचि के लिए समय निकाल पाना कुछ कठिन सा अनुभव होने लगता है। ऐसी स्थिति में हम अपने समूह के साथ संगीत का आनंद पूर्ण रूप से लेने में अपनी असमर्थता प्रकट करते रहते हैं। परंतु यदि हम चाहें तो अपने इस संगीतकारों के नेटवर्क को एक अलग व्यवस्था के साथ जोड़कर आर्थिक धन लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें केवल अपने प्रतिदिन के खर्चों को निवेश में बदलना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे ही समान बौद्धिक स्तर के लोगों से मिलकर संचालित किया जाता है। हमें केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ धनराशि का सामान यहां से खरीदना होता है। परिणाम स्वरूप हमें एक ऐसी योजना से लाभान्वित किया जाता है जिसमें हमारी खरीदारी के उपरांत हमें धन का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है।
जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया था, यदि 1 रुपया को दोगुना करते चले जाएं, तो 30वें दिवस तक लगभग 54 रुपए करोड़ की धनराशि प्राप्त हो सकती है। यदि इसको हम मासिक स्तर पर भी देखते हैं, तो भी हमें 3 वर्ष के उपरांत एक ऐसा धन लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए प्राप्त करना लगभग असंभव होता है। परंतु इसके लिए हमें योजना को सही अर्थों में समझते हुए कार्यप्रणाली में लाना होता है। यदि सारांश में कहा जाए, तो हम हमारे व्यक्तिगत जीवन को जिस प्रकार चाहे उस प्रकार ही संचालित कर सकते हैं, किंतु इसके लिए हमें अपने मन के भीतर एक लचीलापन लाना अनिवार्य होता है। यदि हमारे पास ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है जो हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र कर सकता है, तो हमें एक बार सही अर्थों में नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय की योजना को समझना ही होगा। यहाँ पर एक बात और समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित संस्था अपनी योजना का भी निर्माण करती है, किंतु हमें उस योजना से कोई विशेष संबंध नहीं जोड़ना होता है, क्योंकि संबंधित संस्था अपनी योजना को अपने उत्पाद के सीमा क्षेत्र में ही सीमित रखती है। हम चाहे उसकी योजना को समझे अथवा नहीं, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। परंतु एक योजना अलग स्तर पर भी तैयार की जाती है, जिसे निवेश के रूप में देखा जाता है। इस योजना को मुख्य रूप से नेतृत्व निर्माण कला के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत हम न केवल अपने व्यक्तित्व को प्रखर बनाते हैं, अपितु उद्योग का भी अत्यधिक लाभ उठाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मंच है जिसके द्वारा हमारा जीवन प्रत्येक स्तर पर लाभान्वित होता है। हम अपने जीवन के अत्यंत समीप पहुंच जाते हैं। हम एक ऐसे संगठन का निर्माण करने में सफल हो जाते हैं जिसके प्रत्येक सदस्य की मानसिकता हमसे मेल खाती है। हम सदैव यही प्रयास करते हैं कि हमारा जीवन सदैव सहजता से आगे बढ़ता रहे और जीवन में प्रत्येक चुनौती को सरलता से पार पा सकें। जब हम एक सामान्य व्यक्ति की ओर दृष्टि दौड़ाते हैं और किसी विचार के प्रति उसे सचेत करते हैं, तो उसका दृष्टिकोण हमें एक रूखेपन की अनुभूति कराता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने अधिकांश जीवन के उत्साह को खो चुका होता है। हमारा जीवन सदैव उत्साह से भरा रहे, इसके लिए हमारे मन में पैदा हो रहे प्रत्येक विचार को हमें न केवल कार्यान्वित करना होता है, अपितु उसे एक दिशा भी देनी होती है। इसके लिए हमें एक निश्चिंत भविष्य का निर्माण करना आवश्यक होता है। निश्चिंत भविष्य मूल रूप से आर्थिक स्वतंत्रता की ओर संकेत करता है। जब हम अपने नेटवर्क को किसी एक योजना से जोड़ देते हैं और योजना को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमें अपने जीवन में एक आर्थिक लाभ की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाती है। वास्तव में धन लाभ एक विशेष नियम के अंतर्गत कार्य करता है, जिसमें प्रारंभ में इसकी गति धीमी होती है और परिश्रम कुछ अधिक होता है। जैसे जैसे हम योजना के साथ गहराई से जुड़ते चले जाते हैं, हमारे नेटवर्क में एक उत्साह भरना और धन लाभ बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। किसी भी योजना में यदि आर्थिक रूप से प्रगति प्रारंभ में ही तीव्र हो, तो धन की हानि भी उसी गति से होनी स्वाभाविक होती है। इसलिए योजना को प्रारंभ में ही समझ लेना अत्यंत आवश्यक होता है। हम जिस योजना को अपने जीवन से आर्थिक उन्नति के लिए जोड़ना चाहते हैं, उसमें उसी विकल्प को चुनना चाहिए जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं से मेल खाता हो। हम जो प्रतिदिन सामग्री उपयोग करते हैं, इसकी आवश्यकता हमारे साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होती है। इन्हीं वस्तुओं को व्यवसाय के रूप में उपयोगी बनाना एक अच्छी योजना का लक्ष्य माना जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग के ध्वज तले कई प्रकार के विकल्प उपलब्ध होते हैं, जिनमें बड़े स्तर के घोटाले भी होते हैं। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त योजनाओं में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
इसके लिए हमें यह बात जाननी आवश्यक हो जाती है कि किस प्रकार से योजना हमें लाभान्वित करेंगी। 3 ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर योजनाओं को उपयोगी माना जाता है। पहला घरेलू उत्पाद, दूसरा स्वास्थ्य एवं तीसरा है शिक्षा। इन तीनों में प्राथमिक स्तर पर घरेलू उत्पाद को ही रखना चाहिए। अधिकांश योजनाओं में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक ढांचा समान नहीं होता, इसलिए उसको स्वास्थ्य लाभ मिल पाना भी एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। जैसा हमने पहले भी आपसे सुझाया है कि यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है तो उसका मानसिक दबाव जीवन के प्रति कम होने लगता है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य स्वतः ही ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। तीसरा क्षेत्र शिक्षा संबंधी होता है। वर्तमान में शिक्षा को आधार मानकर कई प्रकार की योजनाएं चल रही है, किंतु इनमें सबसे बड़ी एक कमी होती है। सभी पाठ्यक्रमों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसकी रिकॉर्डिंग प्रदान की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का बौद्धिक स्तर एक समान नहीं होता है। परिणाम स्वरूप यदि कुछ समझ नहीं आता है तो उसके लिए उसे कोई विशेष सहायता प्राप्त नहीं होती है। अधिकांश लोग पाठ्यक्रमों को केवल बेचने में ही अपना समय व्यतीत कर देते हैं। इसका मुख्य लाभ पाठ्यक्रम निर्माताओं को मिलता है, परंतु नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों को कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप जब लोगों को आर्थिक लाभ नहीं मिलता है तो वह इस उद्योग के प्रति नकारात्मक हो जाते हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि इस उद्योग का भरपूर लाभ उठा सकें तो उसी योजना का उपयोग करना चाहिए जिसमें घरेलू उत्पाद सम्मिलित होते हैं। ऑटो पायलट अर्थात स्वचालित प्रणाली निर्मित करने के लिए कार्य योजना का सही ज्ञान आवश्यक होता है। यदि एक व्यक्ति इस उद्योग से जुड़ता है तो उसका मानसिक स्तर पहले से ही एक प्रणाली के साथ जुड़ा होता है। वह सरलता से योजना का लाभ प्रारंभ में नहीं उठा पाता क्योंकि वह इस नई योजना से जुड़ने में असमर्थ होता है। इसके लिए 2 विकल्प सुनिश्चित किए जाते हैं। पहला, जिसमें योजना के साथ जुड़ने के उपरांत केवल अपने समय का प्रबंधन इस प्रकार से करना होता है जिससे व्यक्तिगत जीवन को कोई विशेष हानि उत्पन्न न हो। प्रारंभिक 3 माह इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 3 महीनों में यह बात समझ में आ जाती है कि योजना से लाभ उठाया जा भी सकता है अथवा नहीं। यदि मानसिक तौर पर एक सहज भाव की प्राप्ति होने लगती है तो अगले 3 महीने में योजना का लाभ भी प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। यह जानने के लिए योजना लाभकारी है अथवा नहीं हमारी आर्थिक लाभ की गति महत्वपूर्ण होती है। यदि मासिक स्तर पर हमें 5% की धनराशि बढ़ते क्रम में प्राप्त हो रही हो तो यह योजना का एक प्रमुख कौशल माना जाता है। यह 5% की धनराशि चक्र विधि ब्याज के रूप में हर 3 महीने में बढ़नी अनिवार्य होती है। योजना के अंतर्गत हम जितनी धनराशि प्रारंभ में उपयोग करते हैं उस धनराशि का 5% लाभ बचत अथवा वापसी के रूप में यदि प्राप्त हो रहा है तो हमें इस बात का आश्वासन हो जाता है कि हम एक सही योजना के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरे स्तर पर हमें एक छात्र की भांति योजना को समझने के लिए 3 महीनों का समय व्यतीत करना अनिवार्य होता है। यदि इसके लिए धनराशि की मांग की जाती है तो इसको भी पहले सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि वास्तव में हमें इसका प्रत्यक्ष प्रशिक्षण प्राप्त होगा अथवा नहीं। प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रशिक्षकों का अनुभव एवं योग्यता का पता लगाना भी अनिवार्य होता है। इसमें एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण होती है जिसमें प्रशिक्षक किसी एक योजना के विषय में ही योग्यता न रखता हो। उसके पास नेटवर्क मार्केटिंग की सही जानकारी एवं समान योजनाओं का विस्तृत ज्ञान होना अनिवार्य होता है। शिक्षक हमें यह बता सके कि किस योजना से कितना लाभ कितने समय में हो सकता है।
वह निष्पक्ष भाव से योजनाओं में तुलनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम को व्यक्तिगत तौर पर समझाने की कला उसके पास होनी चाहिए। बदलते हुए समय के अनुसार आपको डिजिटल धरातल का भी ज्ञान मिलना अनिवार्य होता है। यदि इस प्रकार की सुविधाएं आपको प्राप्त हो रही हों, तो ऐसा प्रशिक्षण एक अच्छे भविष्य की ओर संकेत करता है। हमें योजना का चयन करने से पूर्व प्राप्त धनराशि का मूल्यांकन करना यदि सिखाया जाए तो हमारे जीवन में प्रत्येक क्षेत्र ऊर्जावान हो सकता है। यह उद्योग वास्तव में एक अच्छे निवेशक के रूप में हमारा साथ देता है। एक अच्छा निवेशक है जीवन पर्यंत अच्छे धन लाभ का अधिकारी बनता है, जो उसको न केवल अपने जीवन के रहते लाभ प्रदान करता है अपितु उसकी मृत्यु के उपरांत भी परिवार का स्तर उसी दृष्टिकोण से प्रबल होता रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय व्यापार का एक ऐसा मंच होता है जिसके द्वारा हम सही अर्थों में अपने जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हम न केवल स्वयं के प्रति एक श्रेष्ठ जीवन का निर्माण कर सकते हैं अपितु समाज को एक नया मार्ग भी प्रदान कर सकते हैं। समय के बदलते परिवेश के कारण जिस प्रकार शारीरिक श्रम कम होता चला जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से आजीविका के स्रोत भी घटते चले जा रहे हैं। बढ़ती आबादी जहां एक ओर हमें भविष्य के प्रति चिंताग्रस्त कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कंप्यूटरीकरण हमारे लिए एक नई चुनौती के रूप में भी उभर चुका है। आवश्यकता है तो केवल इस नवीनीकरण को समझते हुए नए जीवन के निर्माण को करने की। अपने अगले अध्याय में आपके समक्ष समाज की एक ऐसी छवि को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे जो हमारे सामने एक मिथ्यावादी समीकरण प्रकट कर चुकी है। इस अध्याय के अंत में आपको केवल यही कहना चाहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय को सही अर्थों में समझते हुए आप अपने जीवन का नवीन निर्माण कर सकते हैं। यदि आप इस पुस्तक की निःशुल्क ई-प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो विवरण में दिए गए लिंक पर जाएं और फॉर्म को भरें। आपसे यह निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल का बटन भी दबाएं। इस ध्वनि प्रवाह को अपने 5 मित्रों को साझा अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।